कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कह रहे थे ना कि आज सेकंड क्लास है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक। और आवाज ठीक है ना? यस सर। तो देखिए, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक इंटरफेसिंग एलिमेंट है। किसके किसके बीच में? इंटरफेसिंग एलिमेंट बोले तो कम्युनिकेट करवाने का एक तरीका, एक माध्यम। तो किसके किसके बीच में कम्युनिकेट करवाने का? तो दो चीज, किसका? एक हार्डवेयर और एक आप यूजर खुद। यूजर मतलब एक यूजर एप्लीकेशन है, बहुत सारे यूजर्स हैं, उसको उसको और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेसिंग करवाने का काम करता है कौन? ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दो चीज के बीच में हमको इंटरफेसिंग करवाने का काम करता है, ये हम जान चुके थे। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें हम कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि आपका सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके काम कैसे करता है, उसके फंक्शनैलिटी के आधार पर कई कई भाग में बांटा गया है, उसको कैटेगराइज किया गया है। तो पहला है आपका सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना? तो सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो देखते हैं। तो देखिए आपका जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, इस प्रकार से बहुत सारे जॉब्स हैं आपके कंप्यूटर में। मतलब ये जॉब क्या है सर? जॉब बोले तो एक तरह से बोलो टास्क, टास्क बोल सकते हो। टास्क मतलब जिसका कुछ खास वर्क करना है, उसको किसी खास पर्पस के लिए बनाया गया है। वो जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है। ये जॉब भी खुद एक प्रोग्राम है। सब कुछ आपके कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम होता है। तो ये जॉब यानी प्रोग्राम, या इसको बोलते हैं प्रोसेस भी कह सकते हैं। प्रोसेस, प्रोसेस जब ये जॉब आपके सीपीयू के अंदर में गया, सीपीयू के अंदर में क्यों गया सर? क्या है सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वीडियो दिख रहा है ना? अच्छा पूजा जी, वीडियो दिख रहा है ये अक्षर? यस सर। हाँ, तो ये देखिए, ये जॉब जो है आपका जॉब 1 आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में गया। क्यों गया? क्योंकि सीपीयू ही एक ऐसा मतलब उसको एंटिटी है जो सारे प्रोग्राम को, मतलब जहां पर जाके एक्सक्यूशन होता है। एक्सक्यूशन बोले तो क्या मतलब? जहां पर प्रोसेस होता है, जहां पे ऑपरेशन एक्सक्यूट होता है, और जब तक वो एक्सक्यूट ना हो तो वो कहीं पर मेमोरी में रखा रहता है। वो एज ए निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था मतलब बिना काम का, जस्ट वो स्टोर रहता है। और जब तक हम जब उसको प्रोसेस करवाते हैं, उस पर एक्सक्यूट करते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं, उसको ऑपरेट करना चाहते हैं, तो कहाँ जाता है वो चीज? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाता है। तो सीपीयू के अंदर में गया आपका जॉब 1। अब इसका कुछ काम अपना अंडर प्रोसेस में है, कर रहा है, एक्सक्यूट हो रहा है। जब इसको जरूरत पड़ गया, इसको जरूरत पड़ गया ना किसी अदर इनपुट आउटपुट डिवाइस की, किसकी जरूरत पड़ गया? मान लेते हैं ये जॉब 1 एक्सिक्यूट कर रहा है और इसके बीच में इसको प्रिंट करना है कोई पेज, मान लेते हैं किसी चीज को प्रिंट करना है। तो वो एक्सिक्यूट करने के, एक्सिक्यूट करना रोक के वो प्रिंटर के पास जाएगा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना? तो वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट किया, ये क्या कर दिए सर? मतलब जब ये अपना काम कर रहा होता है तभी इसको प्रिंट करने की जरूरत पड़ गई। तब वो एक्सक्यूशन को छोड़ के जहीं पर था वहीं पे हॉल्ट कर जाता है, रुक जाता है, और वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करता है। किसको रिक्वेस्ट करता है? तो एक इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करता है। मान लेते हैं कि वो किसी चीज को प्रिंट करवाना चाहता है। तो प्रिंटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस बोले तो जहां से हम आउटपुट लेते हैं। जैसे माउस, माउस आपका इनपुट डिवाइस है। कीवर्ड, कीवर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है। यानी इनपुट डिवाइस बोले तो जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर में कुछ डेटा को डालते हैं। और आउटपुट डिवाइस मतलब जहां से हम कुछ लेते हैं। जैसे आपका मॉनिटर, स्क्रीन जिसको बोलते हैं, नहीं बोलते हैं मॉनिटर, कंप्यूटर का जो एलईडी होता है, वो आपका आउटपुट डिवाइस है। कैसे? जो भी रहता है वो हमारे यहाँ के सामने रहता है, वो हमको दिखता है, वो हमको रिजल्ट दिखाई देता है। जैसे प्रिंटर हो गया, नहीं तो आपका आउटपुट डिवाइसेस हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस जॉब 1 को किसी कारणवश किसी आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ गई। तो वो क्या करता है? वो क्या करता है? वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करता है।
ठीक ना, वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करता है और वो जॉब 1 जो है ना, अब वहां से उठ के अब यहाँ जॉब 1 इसके अंदर में चला जाता है, जहां भी इसको जरूरत है वो अपना काम करने के लिए वो वहां पर चला जाता है। तो देखिए जब से ये जॉब 1 यहाँ से यहाँ चला गया, कहाँ पर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। इनपुट आउटपुट आईओ मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये जॉब वहां पर चला गया, अपना प्रिंटिंग वगैरह जो भी है आपका, जो उसका वर्क है वहां पे जाके वर्क किया। तो जब ये यहाँ से यहाँ चला गया तो इसके सीपीयू खाली रह गया ना, सीपीयू में कुछ है क्या अभी? जब भी यहाँ से यहाँ चला गया तो चलेगा क्या? नहीं है कोई वीडियो में, नहीं कोई क्लास में, क्लास में है सर, है सर। हाँ, तो ये कह रहे हैं जब जॉब 1 इसमें से इसमें चला गया, इसमें सीपीयू के अंदर में क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा है कि नहीं है? नहीं नहीं समझ रहे हैं क्या? जब ये जॉब 1 यहाँ से यहाँ चला गया तो ये तो बस खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो सीपीयू के पास कोई काम करने के लिए यहाँ पर मतलब डेटा है ही नहीं है, तो किस पर काम करेगा, किससे काम करवाएगा वो? ठीक ना। तो अब देखिए ये तब तक खाली रहेगा जब तक ये जॉब अपना काम एग्जीक्यूट करके फिर वापस यहाँ पे आए और अपना पूरा काम खत्म ना करे, तब तक ये खाली रहेगा। ठीक है। तो, तो हम इसमें क्या देखें कि सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जब तक कि आपका कोई भी जॉब, जब कोई भी जॉब अपना पूरा काम कंप्लीट ना करे, चाहे वो सीपीयू का काम हो चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइस का काम हो, जब तक वो पूरा काम कंप्लीट ना करे तब तक वो किसी दूसरे को एंट्री नहीं करने देगा सीपीयू के पास। सीपीयू के पास दूसरे को एंट्री नहीं करने देगा। ठीक ना। यस सर। इसी को हम बोलते हैं यूनि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। तो इसमें हम क्या देखें कि सीपीयू मेरा बहुत ज्यादा समय तक बेकार बैठा रहा। मान लेते हैं कि जॉब 1 काम एग्जीक्यूट किया 10 सेकंड तक, ठीक है ना। तो 10 सेकंड तक सीपीयू, हालांकि 10 सेकंड तक कोई इन्वॉल्व हुआ, मान लो कि ये जॉब 1 जो है ना, इसको एग्जीक्यूट करने में सीपीयू को 1 सेकंड ही लगता था, अगर नॉर्मली इसको कोई दूसरा काम ना हो, और ये यहाँ पे जाके 9 सेकंड वो बिताता है। तो एक्चुअली में 1 सेकंड तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करता है और 9 सेकंड यहाँ पर बिताया, तो तब तक के लिए ये तो खाली रहा, आइडल रहा। आइडल बोले तो ऐसे ही मतलब फ्री अवस्था में, आइडल मतलब एकदम कोई काम करने, कुछ काम एक्स्ट्रा काम नहीं करता है, इसके पास कुछ काम करने के लिए है ये नहीं है। ठीक ना। यस सर। तो हमने क्या देखा कि ऐसे केस में सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं सीपीयू का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता हूँ। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, वो तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जब तक ये जब जॉब 1 इसके अंदर में है तो ये मेरा खाली था, तो हम क्यों नहीं इसको अंदर में ले आए, जॉब 2 को अपना कुछ दूसरा काम करवाए। जब तक तुम अपना जॉब 1 काम करो, जब काम कर रहा है करो, मैं फ्री क्यों रहूं, मैं अपना सीपीयू का इस्तेमाल करवा रहा हूं, अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करवा रहा हूं सीपीयू का। तो इसको हम, इसमें एक मेन ड्रॉबैक यही है कि इस सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कि आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन, सीपीयू डायरेक्ट लिखता हूं कि यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग करना, यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू इज लेस, वो कम है। अब वो कम क्यों है देख रहे हैं ना, वो कम इसलिए है कि वो जब वहां पर था इनपुट आउटपुट डिवाइस में कुछ काम कर रहा था, तब तक ये दूसरे को एंट्री करने ही नहीं दे रहा है। ठीक है ना। तो मेरा सीपीयू का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी अवस्था में है। एंड दिस रिजल्ट, दिस दिख रहा है ना, दिस रिजल्ट्स यस सर, दिख रहा है। लेस efficiency and throughput, THROUGHPUT। ये क्या लिख दिया सर, थ्रूपुट। तो थ्रूपुट क्या होता है कि थ्रूपुट ये होता है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या नंबर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड इन पर सेकेंड। क्या कह दिया सर,
तो यहाँ पर आप रिमेंबर रखिए, याद रखिए, रिमेंबर THROUGH, थ्रूपुट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोग्राम एक्सिक्यूटेड इन पर सेकेंड, इन पर सेकेंड। कहने का मतलब एक सेकेंड में जितना संख्या में प्रोग्राम एक्सिक्यूट करेगा उसको बोलते हैं थ्रूपुट। थ्रूपुट बोले तो, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोग्राम एक्सिक्यूटेड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब कि हम अगर कम समय में बहुत ज्यादा प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर ले तो उसका थ्रूपुट क्या होगा, ज्यादा। थ्रूपुट बोले तो जस्ट लाइक एफिशिएंसी है, लेकिन एफिशिएंसी ना होता है, थ्रूपुट होता है कि ओवरऑल कितना ये वर्क काम करता है। किसी भी मशीन का थ्रूपुट जितना ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि कम से कम सेकंड में ये ज्यादा से ज्यादा वर्क कर रहा है। थ्रूपुट ऐसे समझो कि कम से कम सेकंड में ज्यादा से ज्यादा वर्क करता है। तो थ्रूपुट मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोग्राम एक्सिक्यूटेड पर यूनिट टाइम, ऐसे को बोलते हैं डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है ना, पर स्टैंडर्ड पर यूनिट टाइम। इसमें कोई दिक्कत? और इसमें एक बात और आप लोग नोटिस करो, इसमें एक बात और नोटिस करो, नोट्स के लिए घबराने की बात नहीं, मैं वही जो चीज बताऊंगा उसका मैं फिर से आपको पीडीएफ भेजूंगा, पीडीएफ मतलब पिक्चर। इसमें ना, इसमें कोई इंट्रैक्शन, देयर इज नो डायरेक्ट इंट्रैक्शन। डायरेक्ट इंट्रैक्शन मतलब बोले तो इंट्रैक्शन बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसमें कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है किससे किसके बीच में, तो बिटवीन यूजर, ओएस और ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो कंप्यूटर में। इसमें बैच, सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्ट कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है आपका। इंट्रैक्शन बोले तो कि कम्युनिकेशन, सीधा सीधा वार्तालाप, सीधा सीधा कम्युनिकेशन नहीं होता है इसमें। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा सर। क्या होते हैं, कौन पार्ट होते हैं? सर आवाज नहीं आ रहा अच्छे से। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हेलो 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 हेलो, ठीक है। यस सर। तो ये कह रहे हैं हम कि जॉब्स या प्रोसेस रिसाइड्स, रिसाइड्स मतलब होता है रहता है, इन पंच कार्ड्स या टेप। सर ये क्या होता है पंच कार्ड, और टेप क्या होता है? तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट ना सही मायने में जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, उसका शुरुआत जो है ना तीसरे जनरेशन में हुआ। थर्ड जनरेशन में जाके मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी हुई। उससे पहले आपको सब कुछ करना पड़ता, अगर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है, हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है तो मैनुअली किया जाता था, मैनुअली किया जाता था। मैनुअली मतलब आदमी की सहायता से। आदमी क्या करता था पहले के टाइम में, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में क्या होता था कि जो भी आपका प्रोग्राम है, प्रोसेस है, जॉब्स है, जॉब्स बोले तो जॉब्स एक तरह से, जॉब्स मतलब हुआ कि प्रोग्राम ही जिसका किसी खास प्रकार का मोटो होता है काम करने के लिए। तो जॉब्स को वो पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। पंच कार्ड में, पंच कार्ड बोले तो एक प्रकार का मेमोरी होता है,
मेमोरी मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन है उस पंच कार्ड का। शुरुआत के कंप्यूटर में, पहले जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल हुआ करता था। तो हम ये कह रहे हैं कि आपका जो भी प्रोग्राम है पहले पहले के टाइम में उसको पंच कार्ड्स में रखा जाता था उसको, और उसको मैनुअली मतलब आदमी की सहायता से उसको एक्सिक्यूट करवाने के लिए सीपीयू के अंदर में डाला जाता था। तो ये इसमें हम क्या कह रहे हैं कि देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था, हमको किसी की हेल्प लेना पड़ता था, वो भी मैनुअली हेल्प लेना पड़ता था। ठीक है ना? यस सर। ये यस सर। नहीं नहीं, एक मिनट ब्लूटूथ कोई काम का नहीं है, तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात और है कि आपका सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने क्या देखा कि एक ही प्रोग्राम मेरा एक साथ काम होगा। इसी को थोड़ा सा इसको एडवांस किया, थोड़ा सा सुधार किया, जिसका नाम हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पहले वाले वर्जन को, पहले वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इन्हांस किया गया, अच्छा किया गया। वो कैसे कि आपका जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। अब बोलोगे सर ये जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 क्या है? तो जॉब 1 का अलग काम है, जॉब 2 का अलग काम है, वो अपना अपना पर्पस के लिए डिफाइन किया गया है। कोई मान लेते इसमें बहुत सारे जॉब्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ये सब कहाँ पर है आपके, ये सब आपके मेन मतलब मेमोरी में। ये सब कहाँ पर रहते हैं? ये सब आपका मेमोरी के अंदर रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद आपका मेमोरी के अंदर रहता है। तो अब देखिए, ये आपका हो गया सीपीयू और ये आपका हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट का काम करता है। तो देखिए जॉब 1 जो है इसके अंदर में गया अपना काम करने के लिए, एक्सिक्यूट करने के लिए। ठीक है, जब उसको जरूरत पड़ गई किसी एक्स्ट्रा चीज की, तो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट किया। ये रिक्वेस्ट क्या है? जस्ट ऐसे ही जब किसी चीज को जरूरत पड़ता है ना कंप्यूटर के अंदर में, तो अपने रिसोर्स बोले तो जो उसके लिए जरूरत है वो रिक्वेस्ट करता है सामने वाले से कि भैया मुझे ये चाहिए, जिसको बोलते हैं सिस्टम कॉल करना या रिक्वेस्ट करना। तो जॉब 1 ने इनपुट आउटपुट से, इस इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिक्वेस्ट किया, तो ये जॉब बोला कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ग्रांट हो गया रिक्वेस्ट। तो ये जॉब 1 इसके अंदर में चला गया अपना वर्क करने के लिए, जो भी इसका वर्क असाइन किया गया है, जो भी जिसका वर्क के लिए, जिस वर्क के लिए जॉब 1 बना हुआ है, अपना वर्क वहां पर काम कर रहा है। अब ये जॉब 1 वहां चला गया, तो अब क्या हुआ कि अब तो ये स्पेस खाली हो गया। जब तक वो जॉब 1 वहां सर हाँ, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या, नहीं समझे। इनपुट डिवाइस होता है जैसे जैसे क्या कहते हैं ये आपका कंप्यूटर का माउस से क्या होता है कि आप माउस से ना क्लिक करते हो सिस्टम पे, स्क्रीन पर क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो तो फाइल खुल जाता है। तो आपने क्या किया, आपने बाहर से इंस्ट्रक्शन को अंदर दिया। ये इनपुट डिवाइस है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर ले लो या क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, स्कैनर ले लो। वो क्या होता है स्कैनर कि आप स्कैन, एक पेज है मान लो, कोई पेज है, उस पेज को आप रखते हो अपने स्कैनर पर, ठीक है ना, उसको अपने कंप्यूटर के अंदर में ले जाते हो पीडीएफ फॉर्म में, है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। तो क्या किया आपने, बाहर से उसको अंदर में रखा, तो ये किसके माध्यम से हुआ? तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से हुआ। तो स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया। कीवर्ड से आप क्या करते हो, कंप्यूटर के अंदर में कुछ डालते हो, कुछ लिखते हो, तो आपने कीवर्ड के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर में उस डेटा को इंटर किया, तो ये क्या हो गया, आपका इनपुट डिवाइस हो गया। सर ये तो समझते, पर यहाँ पे आप लिखे ना इनपुट आउटपुट डिवाइस। हाँ, वही है, ठीक उसी फॉर्मेट में है, वही है, ये है।
कि जैसे मान लीजिए कि जॉब वन को ना प्रिंट करने की जरूरत पड़ गई। उस जॉब वन में एक ऐसा काम है कि उसको 4 गो पेज भी प्रिंट करना है, ठीक है। तो वो जॉब वन जो है ना प्रिंटर के पास जाएगा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब एक ऐसा कैटेगरी, इसमें बहुत सा जितने भी आपके कंप्यूटर के पास जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है ना, वो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट मतलब लिस्ट किया रहेगा कि फलना यहाँ फलना लिस्ट बना रहेगा इस टाइप से। और उसके पास वहां पे जाएगा और फिर वहां से वो उस डिवाइसेस के पास जाएगा और अपना काम करेगा। तो यही है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कल मतलब इसमें सारे के सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में स्टोर्ड है, ऐसा समझो, ठीक है ना। यस सर। तो मान लेते हैं कि वो उसको कुछ काम ऐसा मिल गया कि उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाना पड़ा। इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब दोनों इनपुट या आउटपुट, कुछ भी इनपुट या आउटपुट जो उसका जरूरत है अपना उसके पास गया होगा। वहां पे कुछ वर्क किया होगा, मान लेते कि 10 सेकंड तक वर्क किया। तो जब तक 10 सेकंड तक वर्क किया है तो सीपीयू भी खाली रहेगा ना, जब यहाँ से वहां चला जाएगा तो इसी को उन्होंने थोड़ा एनहांस किया और ये बोला कि जब तक वो अपना काम कर रहा है, जब तक वो अपना काम कर रहा है, जब तक वो अपना काम कर रहा है, क्यों ना मैं मान लेते हैं कि जॉब 3 को एग्जीक्यूट करवाना है हमको, तो वो जॉब 3 को इसके अंदर में एंट्री करवा दिया, ठीक है ना। जॉब 3 को एंट्री करवा दिया तो देख रहे हैं कि जब सर तक कि वीडियो आप रुक गया, आवाज आ रहा है पर वीडियो रुक गया। क्या बात है, आज कुछ किया नहीं, डाटा आ गया 50%। अब ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि आपका जब तक आपका ये जॉब वन अपना कुछ काम कर रहा है उधर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास, तब तक ये सीपीयू खाली क्यों बैठेगा, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको काम दे देते हैं कुछ। तो जॉब 3 को मान लेते हैं कि जॉब 3 को मैंने एग्जीक्यूट करवाना है। जॉब 3 को सीपीयू के अंदर में हमने असाइन कर दिया, सीपीयू को दे दिया कि आप इस पर काम करो। तो देखें आप क्या कि पहले वाले केस में क्या था कि वो लिमिटेड था कि जब तक आपका जॉब वन इसके पास गया और पूरा का पूरा जॉब वन खत्म ना होगा तब तक किसी को एंट्री नहीं करने दे रहा था, वो सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन इसमें क्या है कि कोई बात नहीं, जब तक वो सीपीयू बैठ खाली क्यों रहेगा, वो जब तक काम कर रहा है बाहर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ हैंडल कर रहा है, तब तक खाली क्यों रहेगा, तब तक मैं दूसरा काम कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका कौन सा मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कैसे है, इसमें क्या देखें हम, इसमें क्या है सीपीयू कम समय तक बैठा रहेगा, बैठारी जिसको बोलते हैं, बैठारी दाना नहीं खाएगा, ये कम समय तक बैठा रहेगा, ठीक है ना। तो उससे ज्यादा ये इफिशियंसी देगा, इफिशियंसी बोले तो काम करने की क्षमता। और ऐसे कह सकते हैं कि थ्रू आउटपुट मतलब कि नंबर ऑफ प्रोग्राम या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूटेड पर यूनिट टाइम, यानी आपका कम समय में ये ज्यादा प्रोग्राम को प्रोसेस कर देगा। देख भी रहे हैं पहले वाले से काफी बेहतर है, ठीक है यस ना। सर। यानी in this system utilization of CPU is increased। ये बस जो मैं बातें बता रहा हूँ वही का उसी का बस अंग्रेजी वर्जन है। इस सिस्टम में आवाज क्या बोले, आवाज आपका रुक रहा है, क्या बोले फिर से बोलिए, तो फिर से बोलिएगा, आवाज रुक रहा है, फिर से बोलिएगा, आवाज आपका रुक गया था। सर नेहा कुछ बोल रही है। हाँ नेहा जी बोलिए, नेहा जी। नेहा जी कुछ बोलना था आपको, बोलिए ना। सर चली गई। अच्छा कोई बात, सर नेटवर्क नहीं है उसके वहाँ। अच्छा कोई बात नहीं, इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ताकि जो अभी आए हैं उसका टाइम की यूटिलाइजेशन हो जाए, बाकी लोग भी अपना यूट्यूब से पढ़ लें। तो देखिए इसमें क्या देखें कि इन दिस सिस्टम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू इज इंक्रीज्ड। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है। जो वर्ड आपको नहीं समझ में आता है वो आप नोट्स बनाते वक्त गूगल करके देख लीजिएगा, नहीं तो ट्रांसलेशन ये सब कुछ नहीं, बस ट्रांसलेशन कर रहे हैं जो मैंने बताया उसी का ट्रांसलेशन है कि इस सिस्टम में यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू इज इंक्रीज्ड एंड
दिस रिजल्ट्स मतलब, और ये इस बात को मतलब रिजल्ट्स मतलब ये देता है कि रिजल्ट्स थ्रूपुट ऑफ सिस्टम इज एट ग्रेटर एक्सटेंट। ग्रेटर एक्सटेंट मतलब होता है कि बड़ी मात्रा में अच्छा खासा थ्रूपुट देता है, ठीक है ना। तो बस उसी को जो मैंने बात बोला उसी को अंग्रेजी में लिखा और कुछ खास नहीं है। तो आप लोगों को इतना मतलब ट्रांसलेशन वगैरह आना चाहिए, ठीक। जैसे जैसे बात कर लूं मैं कि ऐसा कौन सा है सिस्टम जो सर मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सब आपका मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम पर काम करता है, ठीक ना। यस सर। अब हम बात करते हैं, एक तीसरा है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक है आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा के बारे में बात कर लेते हैं, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम है इसका लिखा हुआ है मल्टी। मल्टी मल्टी मतलब होता है अनेक, और प्रोसेसर मतलब होता है प्रोसेसर। जो प्रोसेसर होता है आपके सीपीयू, प्रोसेसर का मतलब सीपीयू। बोलोगे क्यों? सीपीयू के अंदर ही आपका प्रोसेसर रहता है। प्रोसेसर का आप फोटो देखे होंगे कि किस प्रकार का रहता है, ये आपका प्रोसेसर और सीपीयू के अंदर ही रहता है। तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सर? तो इसमें इसका एफिशिएंसी बहुत तगड़ा होता है। मान ये है आपका सीपीयू 1 यानी यानी प्रोसेसर 1, सीपीयू 2 यानी प्रोसेसर 2, सीपीयू 3 यानी प्रोसेसर 3, और इसी प्रकार से बहुत सारे आपने जितने मन है उतने। कोई जरूरत नहीं है कि आप एक ही हो, दो ही हो, तीन ही हो, कई हो सकते हैं। यानी हम देख रहे हैं कि एक गो प्रोसेसर, दो गो प्रोसेसर, तीन गो प्रोसेसर, और इस प्रकार से बहुत सारे प्रोसेसर हैं, ठीक है ना। तीन से काम चलाते हैं, और ये सब आपस में एक कॉमन मतलब बोले तो जो सभी आपस में साझा करते हैं। कॉमन मतलब साझा करते हैं किसको? एक मेमोरी से, एक सिंगल फिजिकल मेमोरी से आपस में साझा करके ये सब आपस में ऑपरेट करते हैं। क्या बोलते हैं सर? इतना में कुछ समझ में नहीं आया। नाम से क्लियर है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे प्रोसेसर हो। मल्टी मतलब अनेक होता है, मल्टी मतलब अनेक, अनेक सारे प्रोसेसर हों, और वो सब आपस में एक मेमोरी, यानी जितने प्रोसेसर उतने मेमोरी नहीं, सिंगल मेमोरी के साथ वो आपस में कोऑपरेट करके अपना इस प्रकार के सिस्टम को बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा? आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, इसका तो बता सकते हैं कि जहां पर मेरे पास सीपीयू होगा और जहां पर मेरे कई सारे सीपीयू होगा, तो इफिशियंसी और थ्रूपुट मतलब बोले तो कि नंबर ऑफ प्रोसेस को हैंडल करने की क्षमता, जितना ज्यादा उतना अच्छा थ्रूपुट, उतना ज्यादा थ्रूपुट, और नंबर ऑफ प्रोसेस को हैंडल करने की क्षमता जितना कम, थ्रूपुट उतना कम, ठीक है ना। तो अब इसका बताइए, इसका थ्रूपुट ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। हाँ, एग्जैक्टली ज्यादा होगा कि इस इन्वायरमेंट में आपका थ्रूपुट गारंटी ज्यादा होगा, और सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी तगड़ा होगा, ठीक है ना। चलिए, बस यही लिखते हैं कि इन दिस सिस्टम efficiency, throughput and ऑपरेशन पावर, यानी ऑपरेट करने की पावर, ये सब ऑल ऑफ दीज आर
गुड, यार क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ दीज आर अच्छा होगा, जिसको मतलब बोलते हैं एट ग्रेटर एक्सटेंट। बस मैं जो बोला उसी का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा, स्पीड आप क्या कहते हैं, एक्सक्यूशन, बोले तो एक्सक्यूशन मतलब बोलते हैं एक्सक्यूट करने की, स्पीड क्या होगा इसका, एक्सक्यूशन इज काफी फास्ट होगा, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो फास्ट। अब इसका स्पीड भी काफी फास्ट होगा, क्योंकि आपका जहाँ पर एक प्रोसेसर होता था, यहाँ पर तीन तीन प्रोसेसर है, तो तीनों मिलकर तगड़ा काम करेगा, काफी ज्यादा स्पीड देगा, ठीक है ना। यस सर। तब हो गया ये आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपका है चौथा, चौथा है आपका रियल टाइम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो जहां पर समय का जो फ्रैक्शन है काफी मायने रखता है। क्या बोल दिए सर, समय का फ्रैक्शन काफी मायने रखता है, जहां पर समय की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, समय मतलब टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर आपको कहीं पे हमारे डिफेंस सिस्टम, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को यहाँ मान लो कहीं पर परमाणु बम गिराना है, परमाणु बम तो नहीं, मिसाइल गिराना है, तो अगर मिसाइल गिराने के लिए अगर थोड़ा सा भी किसी भी डेटा और किसी भी समय, तो थोड़ा सेकंडों का अगर गलती हो गया, सेकंडों का गलती हो गया, वहां पर बहुत बड़ा परेशानी खड़ा हो जाएगा। और मान लो कि क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट का, सैटेलाइट जो होता है जिसके माध्यम से हमारा अभी बात कर रहे हैं, सैटेलाइट जो है नेटवर्क भेजता है कहाँ पर, टावर के पास, टावर से मोबाइल में आता है, मोबाइल से हम लोग आपस में बात करते हैं। तो अगर मान लो इस सैटेलाइट व्यवस्था में अगर समय का थोड़ा भी उल्टा मतलब आगे पीछे हो जाए तो क्या होता है ना, हमारा नेट स्लो हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर समय का गैप हो जाता है, मैं बोलता हूँ थोड़ा पहले और आपको सुनाया जाता है 2 सेकंड के बाद, तो आप अपने मोबाइल में भी फील कर लेते होगे। तो ये सब क्या हो गया आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिफेंस में क्या कहते हैं, ये एटम, ये मिसाइल सिस्टम, ये सब क्या है आपका, यहाँ पर समय का जो है ना बाउंडिंग बहुत ज्यादा होता है, समय का बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये सब आपका आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए सॉफ्ट रियल टाइम ओएस और एक होता है हार्ड रियल टाइम ओएस। सॉफ्ट रियल टाइम ओएस नाम से क्लियर है, सॉफ्ट और हार्ड मतलब हार्ड। देखिए सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे थोड़ा बहुत समय का मतलब फ्लक्चुएशन या थोड़ा बहुत समय को ऊपर नीचे मैनेज किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। जैसे जैसे एग्जांपल में बोलूं तो रेलवे का रिजर्वेशन, रेलवे रिजर्वेशन, जैसे बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इसमें ये सब क्या है, इसमें इस्तेमाल कौन सा होता है, क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कैसे, तो थोड़ा बहुत इसमें समय अगर ऊपर नीचे हो गया तो क्या हो गया, लेकिन 1 सेकंड 2 सेकंड बाद ही काम होगा, लेकिन होता जरूरी है। तो इसमें 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड मैनेज किया जा सकता है, इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन हार्ड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जैक्टली कि आपका 1 सेकंड का नुकसान हो गया तो आपका समझ चुक जाएगा। अगर आपने बटन दबाने में 1 सेकंड का काम कम कर मतलब 1 सेकंड में गलती कर दिया तो हो सकता है कि आपका निशाना चुक जाए। तो जैसे इसका हार्ड टाइम रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम इसको भी बोलते हैं। हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल में बोले सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसे क्या कहते हैं मिसाइल सिस्टम, मिसाइल सिस्टम। इस समय क्या है कि अगर आप सेकंडों को लेकर नैनो सेकंड में गलती कर देंगे तो, और नैनो सेकंड में अगर कुछ प्रोसेसिंग कम हो गया
अगर आपने बटन दबाया और कुछ सेकंड में गलती हो गया इस टाइप से मिस्टेक, मतलब कुछ सेकंड स्लो हो गया, तो क्या है आपको नुकसान कर देगा वो। तो यही है आपका हार्ड मतलब आपको थोड़ा हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा बहुत भी मतलब टाइम का बाउंडेशन आपको गलत फेल नहीं करना है, और इसमें थोड़ा बहुत टाइम का बाउंडेशन फेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ज्यादा कम टाइम बाउंडेशन है, लेकिन दोनों में टाइम बाउंडेशन है। ऐसा नहीं है कि चलो 2 सेकंड या मतलब 2 मिनट तक अगर मेरा काम नहीं हो रहा है तो चलते रहो, वो तुरंत अबॉर्ट कर देता है। अबॉर्ट बोले तो कि अगर आपका काम 4 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर नहीं हो गया, आप बैंकिंग में देखते होंगे कि अगर आपका काम 4 सेकंड 5 सेकंड तक नहीं होता है तो आपका बोल देता है कि आपका ट्रांजेक्शन फेल, नहीं बोल देता है। वो कभी क्या 2 मिनट तक लेता है कि 2 मिनट तक घूमते रहे, नहीं। वो भी निश्चित समय तक चलता है, उसके बाद अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो बोलता है कि आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया। तो वो आ गया किस कैटेगरी में, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हुआ, ठीक है ना। यस सर। तो ये आपका, ये क्या हो गया आपका, स्ट्रिक्टली मतलब बोले तो मतलब कोई थोड़ा बहुत बहुत भी पता ही नहीं, एकदम स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डेडली डेडली टाइम बाउंडेशन इसमें होता है। and मतलब a operating system in which strictly deadly time boundation is there is present। वहां पर जहां पर ऐसा सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे सिस्टम इन विच देयर आर स्ट्रिक्टली डेडली टाइम बाउंडेशन एग्जिस्ट या प्रेजेंट, ठीक है ना। कुछ नहीं, तो मेरे कहने का मतलब जो था वो आप समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। कितना टाइम हुआ रिकॉर्डिंग में, आप लोगों को दिख रहा है क्या। टाइम अभी हो रहा है 2:20। रिकॉर्डिंग टाइम आपको दिख रहा है, हम ही देख लेते हैं, ये नहीं दिख रहा है। चलो मैंने छानी दिक्कत हो जाएगा। हाँ देखो, अब बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, यही पूरा पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, इट इज अ प्रोग्राम, यानी अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। ये क्या कह रहा है सर, ये एक प्रोग्राम है अंडर एग्जीक्यूशन। कहने का मतलब कि देखिए, ऐसे विजुअलाइज कीजिए, ऐसे महसूस कीजिए कि जब आप अपना मोबाइल को छोड़ देते हैं ऐसे बंद करके, ठीक है, जैसे इस ये मान लीजिए मोबाइल है और ऐसे ही बस ऐसे रखा हुआ है, कुछ नहीं इसमें काम, अभी कुछ नहीं, ब्लैंक है, पूरा ब्लैंक है। तो इसके अंदर में कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो अभी भी चल रहा है, कुछ ऐसे प्रोसेस मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो अभी भी चल रहा है, और कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो अभी बंद है। तो देखिए, जब मैं इसको लॉक का बटन दबाऊंगा तो इसका लाइट जल जाएगा, लाइट जल जाएगा, देखो नहीं। यस तो सर। ये जो है, जब तक कोई प्रोग्राम अपनी अपनी इनएक्टिव अवस्था में, मतलब वो कुछ नहीं करता रहता है, वो एक्टिव नहीं रहता है, तो वो प्रोग्राम ना प्रोग्राम कहलाएगा। और वही प्रोग्राम अगर वो एक्टिव हो गया, जैसे बटन दबाने के बाद वो एक्टिव हो गया, तो ये प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोसेस में। तो यही है, इट इज अ प्रोग्राम अंडर एक्सक्यूशन, यानी ऐसा प्रोग्राम जो एक्सक्यूशन की अवस्था में है। जैसे अभी जूम एप्लीकेशन पर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, जूम एप्लीकेशन पर आप वीडियो देख रहे हैं, जूम अभी एप्लीकेशन रन हो रहा है, हमेशा वो रन हो रहा है, तब हम आपस में बात कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, हमको भी नहीं पता कितना प्रोग्राम होंगे। अब इसमें से जो भी प्रोग्राम है आपका, वो प्रोग्राम का बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम होगा जो अभी एक्सक्यूट हो रहा है, एक्सक्यूट हो रहा है, एक्सक्यूट हो रहा है। तो जब प्रोग्राम को ही जब आप प्रोग्राम को ही प्रोग्राम को ही अगर अवस्था में बांटो, अवस्था मतलब स्टेट में, तो एक हो गया आपका एक हो गया आपका रेस्ट मोड, या और एक हो गया जो कंटिन्यू चल रहा है,
कंटिन्यू, इसी को बोलते हैं, और अंडर एक्सक्यूशन। जो अगर कोई प्रोग्राम है, अगर वो एक्सक्यूशन की अवस्था में है, कंटिन्यू की अवस्था में है, तो वो उसी का नाम हो जाएगा आपका प्रोसेस। और जो प्रोग्राम अभी रेस्ट अवस्था में है, रेस्ट अवस्था में यानी इनएक्टिव अवस्था में है, इनएक्टिव अवस्था में है, ये आपका एक्टिव अवस्था होगा। तो जो भी प्रोग्राम आपका रेस्ट में है या इनएक्टिव अवस्था में है, तो वो उसका नाम क्या जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रोग्राम खुद। तो प्रोग्राम खुद हो जाएगा वो, यानी प्रोग्राम आज के बाद अगर हम प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोग्राम समझेंगे कि वो इनएक्टिव अवस्था में है, और वही प्रोग्राम अगर एक्टिव हो गया तो प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया, वो प्रोसेस कहलाएगा। तो एक ही चीज के दो वर्ड नाम दिया गया है, बस अवस्था बदल गया तो नाम बदल गया। ठीक, तो आज के बाद अगर हमसे बोलेगा कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम जो अंडर एक्सक्यूशन में है। ठीक है ना, ठीक है। यस सर। और आपका ये जो प्रोसेस है, इट डिसाइड्स मतलब रहता है, ये प्रोसेस आपका कहाँ रहता है, तो मेमोरी में रहता है, मेन मेमोरी में रहता है। इट डिसाइड्स इन मेन मेमोरी। और जब प्रोसेस आपका मेन मेमोरी रहता है, तो सर प्रोग्राम कहाँ रहता है, तो प्रोग्राम आपका सेकेंडरी मेमोरी रहता है। सेकेंडरी मेमोरी बोले तो देखिए, आपके कंप्यूटर का किसी भी चीज का, मोबाइल का भी दो पार्ट होता है, एक प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी में क्या होता है कि जब कोई प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए बुलाया जाता है, मान लेते हैं ये कंप्यूटर है, इसमें ना बहुत सारे प्रोग्राम है इस टाइप से, बस विजुलाइज कीजिए, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो मान लेते हैं कि इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करना है, तो ये सब जैसे ही मैं प्रोग्राम बोला, तो आप समझिए कि इनएक्टिव अवस्था में है, इनएक्टिव अवस्था में है। और आपके कंप्यूटर में मेन मेमोरी बहुत कम होता है, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है, तगड़ा महंगा होता है। ये आपका हो गया आपका मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी। तो ये प्रोग्राम सब आपका कहाँ रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, सेकेंडरी मेमोरी रहता है। सेकेंडरी मेमोरी में इसलिए रहता है कि ये खुद इनएक्टिव है, एक्टिव तो है ही नहीं है। जब एक्टिव होगा तो इसको उठा के लाया जाता है मेन मेमोरी में, ठीक है ना। और मेन मेमोरी में उठा के लिए इसलिए लाया जाता है क्योंकि ये तो कम स्पेस में है, कम मेरे पास अवेलेबल है, इसीलिए आपका महंगा होता है ये मेन मेमोरी, और ये सस्ता होता है। तो आपका जो भी प्रोग्राम है, जब तक वो प्रोग्राम की अवस्था में हम बोल रहे हैं, वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, और जैसे ही वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वो एक्सक्यूशन के अंदर जा रहा है, वो मेन मेमोरी में जाएगा, और उसके बाद आपका सीपीयू में, यहाँ से सीपीयू में आएगा एक्सिक्यूट होने के लिए। तो जैसे जब जब कभी भी आपको हम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस कहाँ रहता है आपका, मेमोरी में, और प्रोग्राम कहाँ रहता है आपका, कहाँ रहता है जी, सेकेंडरी मेमोरी। हाँ एग्जैक्टली। चलिए, तो यही है आपका रिसाइज, मतलब होता है रहता है, रखना मतलब रहता है, रिसाइज मतलब रहता है। अगर आपसे अगर हम बोले 4 बजे क्लास ले रहे हैं ना, क्या, 4 बजे वाला क्लास होगा ना। अभी 1 बजे क्लास बंद हो गया था कि नेट का इशू हो गया था, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यूट्यूब पर डालने के लिए। उसके बाद क्या कहते हैं, 4 बजे वाला क्लास होगा कंटिन्यू, ठीक है ना। चलिए, तो क्या कहते हैं, रहने देते हैं, वो 4 बजे से किसी क्लास है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम तक यहाँ तक मैंने बता दिया, प्रोग्राम और प्रोसेस के बारे में। ठीक, कुछ चीज छूट रहा है क्या, इसको बंद कर दे, रहने दे आज के लिए, और बना दें 10 मिनट। तो फिर अच्छा, तो नोट करके 5 मिनट चाहिए। एक चीज और बता देते हैं कि इससे पहले जो हम बताए थे मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में, मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में आपको बताए थे, उसमें एक चीज ध्यान में आया कि
कि इसी का ना इसी में अगर हम एक फीचर और जोड़ देते हैं, इसी का एक्सटेंशन है आपका टाइम शेयरिंग मोड, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ये क्या होता है सर? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है ना कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर रिस्पांस टाइम मायने रखता है। रिस्पांस टाइम बोले तो कि जैसे कोई प्रोग्राम आया, यानी कोई प्रोसेस आया एक्सक्यूशन के लिए, प्रोग्राम आया एक्सक्यूशन के लिए, तो कितना जल्दी हम उसको एक्सिक्यूट करवाते हैं, कितना जल्दी एक्सिक्यूट करवाते हैं, कहने का मतलब ये आता है, मान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। इसके अंदर में बहुत सारे प्रोग्राम है अंदर में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से सर आया होगा प्रोग्राम। चलो अब सर हाँ बोलिए। एक रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है ना? क्या क्या बोले, फिर से बोलिए। रिक्वायरमेंट और एक हाँ एडवांटेज। रिक्वायरमेंट मतलब हाँ हाँ, तो क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में रिक्वायरमेंट। नेहा जी बोल रहे हैं क्या? पूजा सर। हाँ पूजा जी, ये कह रहे हैं, देखिए पूजा जी, आप जो बोल रहे हैं कि रिक्वायरमेंट और एडवांटेज बोले ना, तो टाइम शेयरिंग आप जो बोल रहे हैं हम शायद उसको नहीं समझ पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप शायद कहीं से वर्ड देखे हैं कि रिक्वायरमेंट मतलब होता है जरूरत, ठीक है, और एडवांटेज मतलब होता है क्या इसका बेनिफिट है, क्या क्या इसका हमारे लिए एडवांटेज है इसका। तो आप फिर से क्वेश्चन पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये दोनों फिर से टाइम टाइम शेयरिंग सिस्टम है ना? नहीं नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट और एडवांटेज खुद एक शब्द है, ये कोई सिस्टम नहीं है। रिक्वायरमेंट एडवांटेज एक वर्ड है। रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत, एडवांटेज मतलब बेनिफिट्स। ये वर्ड है, शब्द है, ना कि कोई सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये नहीं है। आप कहीं पर देखे हैं, आप उसको फिर से देखिएगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपसे कोई छूट रहा है, कुछ ऐसा शब्द, कुछ ऐसी बातें हैं, आप उसको फिर से देखिएगा। ये आप जो बोल रहे हैं वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं कि इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, एडवांटेज क्या है। एडवांटेज बोले तो जैसे मैं मल्टी प्रोग्रामिंग का एडवांटेज बारे में बात किया कि मल्टी प्रोग्रामिंग में अगर मैं बात करूं कि इसका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज क्या होगा, तो एडवांटेज मतलब बेनिफिट क्या होगा, मतलब इसकी क्या क्या सुविधा है, ज्यादा है। बेनिफिट नहीं बोलते हैं कि इसका काफी एडवांटेज है, ऑनलाइन का कितना एडवांटेज है कि आप बैठे हो घर पे और हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, ये होता है एडवांटेज। तो उसी प्रकार एडवांटेज एक शब्द है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर, समझ। तो हम ये कह रहे थे कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ना एक्सटेंशन ही है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब बोले तो ठीक इसी में कुछ एक्स्ट्रा फीचर जोड़ दिया गया, तो वो कहला गया आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किस प्रकार का एक्स्ट्रा फीचर डाला गया आपको इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो समझिए। सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास बहुत सारा आपका मेन मेमोरी आपस में बाहर कहीं से आया, ठीक है ना, कहीं से आया। ये आपका हो गया मेन मेमोरी, ये आपका हो गया सीपीयू। तो देखिए ये आपका है, मान लीजिए कि प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, ये आपका आ गया, मान लीजिए 10 बजे आया आपके कंप्यूटर में, 10 बजे आया। और ये एक जो है प्रोग्राम 1, इसको 10:15 में मेन मेमोरी में जगह मिला, 10:15 में। तो देखिए 15 मिनट तक उसको वेट करना पड़ा, नहीं, यानी प्रोग्राम 1 को रिस्पॉन्स करने में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस प्रोग्राम 1 को रिस्पॉन्स देने में, जवाब देने में, उसको एग्जीक्यूट कराने में 15 मिनट का वो टाइम लिया। इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम इसी को बोलते हैं कि जब आप कहीं पर जाओ, जैसे मान लो कि आप हमारे क्लास में आते हो 1 बजे, और हम आपको बोलते हैं पूजा जी क्या सब क्या हालचाल है, 1:15 बजे, ठीक है। तो मैंने आपको रिस्पॉन्स दिया 1:15 बजे, मैंने आपको याद किया 1:15 बजे, तो मैं आपको 15 मिनट तक मैंने आपको वेट करवाया। ये होता है आपका रिस्पॉन्स टाइम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है कि फोकस किया जाता है कि कितना जल्दी मैं रिस्पॉन्स कर दूं, ठीक है, कितना जल्दी रिस्पॉन्स कर दूं। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से फोकस किया जाता है, ये फोकस करता है, focuses on response time of
प्रोग्राम, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में किस बात पर फोकस किया जाता है कि सीपीयू को कितना हम काम दे दें, सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना कर लें। ये फोकस करता है आपका, फोकस इज SES ऑन सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन। ये फोकस करता है आपको कि सीपीयू को मैं कितना ज्यादा यूटिलाइज कर लूं। देखे नहीं थे कि एक थोड़ा सा जॉब 1 खाली क्या छोड़ा सीपीयू को, जॉब 2 एंट्री मार दिया सीपीयू में, यानी सीपीयू को मैं कितना ज्यादा यूटिलाइज कर लूं, है कि नहीं है। तो ये आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में किस बात पर फोकस किया जाता है, सीपीयू को यूटिलाइज कितना ज्यादा कर लें। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में किस बात पर फोकस किया जाता है, वो कितना जल्दी रिस्पॉन्स दे दे। वो सीपीयू को यूटिलाइज करने पर बात नहीं करता, ये बात करता है कि मैं जो मेरा एंट्री मिला है प्रोग्राम को, मैं उसको कितना जल्दी रिस्पॉन्स दे दूं, कितना जल्दी से काम करवा लूं। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किस पर फोकस किया जाता है, रिस्पॉन्स टाइम पर। ठीक है ना, यस सर। ठीक है। तो एक बात बताइए, छोड़ दें, छोड़ देते हैं, एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या हुआ। मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। और एक हो गया आपका मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, इसका मतलब क्या हो गया, हम बताते हैं आपको। मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, मिनिमाइजेशन मतलब कम से कम, रिस्पॉन्स टाइम मतलब जवाब देना। एक बात बताइए, अगर आप मेरे क्लास में आते हो और मैं आपको तुरंत आपको रिस्पॉन्स दे दिया तो आपके लिए बेहतर होगा ना। यस सर। हाँ, ये है टाइम सिस्टम। किस पर जोर देता है कि मिनिमाइजेशन, यही बात है कि मिनिमाइज करता है रिस्पॉन्स टाइम को, मिनिमाइज करता है रिस्पॉन्स टाइम को। और ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमाइज करता है सीपीयू की यूटिलाइजेशन को। मैक्सिमाइज बोले तो बढ़ाता है सीपीयू की यूटिलाइजेशन को। ये सब बस जो मैंने बोला उसी का अंग्रेजी में वर्ड सब है, ताकि आपको कॉपी में नोट्स मिले तो समझ में आए। ठीक, ठीक है, तो हम रिकॉर्डिंग को पॉज करते हैं 1 मिनट।